सर, मुझे तो कुछ भी सामने नजर नहीं आ रहा। रनवे कहाँ है? मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अब वक्त नहीं है। अगर इस बार लैंड नहीं किया तो कोई नहीं बचेगा। लेट्स डू इट। ये इस फ्लाइट का पहला, दूसरा या तीसरा नहीं, 7th लैंडिंग अटेम्प्ट है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 7th अटेम्प्ट। पिछले 6 अटेम्प्ट्स में रनवे बिल्कुल भी नजर नहीं आया और हर बार गो अराउंड करना पड़ा। और अब फ्यूल भी इतना कम बचा है कि अगर इस बार भी गो अराउंड किया तो प्लेन हवा में ही बंद हो जाएगा। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी व्हीकल रनवे पर तैयार खड़े हैं। केबिन के पीछे पैसेंजर्स सीट को कसकर पकड़े बैठे हैं। क्या इस बार ये प्लेन रनवे पर लैंड कर पाएगा? ये दिमाग हिला देने वाली कहानी है जेट एयरवेज फ्लाइट 555 की। 17 अगस्त 2015 दोहा एयरपोर्ट की रात हमेशा की तरह गर्म है। एप्रॉन पर बोइंग 737-800 बिल्कुल रेडी खड़ा है। लेकिन इस फ्लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट काम अभी बाकी है, जो कि है फ्यूल लोडिंग। देखिए, एविएशन की दुनिया में फ्यूल प्लानिंग एक मैथ्स के पेपर की तरह होता है, जहां हर नंबर का मतलब सीधा जिंदगी और मौत से जुड़ा होता है। ग्राउंड क्रू प्लेन के नीचे फ्यूल ट्रक लगा देते हैं और कॉकपिट में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर अपनी फ्यूल शीट वेरीफाई कर रहे होते हैं। सबसे पहले ऐड होता है टैक्सी फ्यूल 216 किलो, जो सिर्फ इतना होता है कि एयरक्राफ्ट गेट से निकलकर रनवे तक पहुंच सके। फिर आता है सबसे बड़ा नंबर, ट्रिप फ्यूल 11,112 केजी, जो कि पूरे दोहा से कोच्चि तक की उड़ान के लिए काफी होता है। इसके बाद रेगुलेशंस के हिसाब से एयरक्राफ्ट को कंटिजेंसी चाहिए होता है, ताकि अनएक्सपेक्टेड डिलेज या वेदर की वजह से उड़ान पर असर न पड़े। इस फ्लाइट के लिए कंटिजेंसी फ्यूल 556 किलो ऐड किया गया है। मान के चलिए कोच्चि में लैंडिंग इम्पॉसिबल हो जाती है किसी कारण से, तो एयरलाइन ने ऑल्टरनेट एयरपोर्ट के तौर पर बेंगलोर चूज किया है, जहां तक पहुंचने के लिए 2178 किलो फ्यूल अलग रखा गया है। सेफ्टी के लिए एक और बफर होता है, जिसे फाइनल रिजर्व फ्यूल कहते हैं। ये 1128 किलो है, जो कि लास्ट 30 to 35 मिनट्स हवा में होल्ड करने के लिए रखा गया है। केबिन लाइट्स और एसी जैसे सिस्टम चलाने के लिए एपीयू को भी फ्यूल चाहिए होता है। उसके लिए 105 केजी फ्यूल अलग से लोड किया गया। साथ ही कोच्चि के ऊपर एक्सपेक्टेड होल्डिंग के लिए 750 किलो एक्स्ट्रा रखा गया है और मिसलेनियस राउंडिंग के लिए भी 55 किलो। तो इन सब का टोटल होता है 15,295 किलो, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन जेट एयरवेज ने इससे भी ज्यादा फ्यूल लोड किया, 16,100 किलो। मतलब कुल मिलाकर पेपर पर सब कुछ परफेक्ट है। अगर वेदर नॉर्मल रहा तो ये एक रूटीन फ्लाइट होगी। दोहा से कोच्चि तक का सफर ऑफिशियली शुरू होने वाला है। दोहा एयरपोर्ट से पुशबैक मिलते ही बोइंग 737-800 धीरे धीरे पीछे सरकना शुरू कर देता है। रात का स्काई बिल्कुल साफ लग रहा है। टावर कॉल देता है, जेट एयरवेज 555 क्लियर फॉर टेक ऑफ। एयरक्राफ्ट तेजी से एक्सेलरेट होता है, व्हील्स रनवे से लिफ्ट होते हैं और बोइंग 737-800 स्मूथली टेक ऑफ कर जाता है। टेक ऑफ के बाद बिल्कुल सब कुछ रूटीन जैसा है। कोई टर्बुलेंस नहीं, कोई वार्निंग नहीं। कैप्टन ऑटो पायलट एंगेज कर देता है। आज के कैप्टन करीबन 40 साल के हैं और काफी एक्सपीरियंस्ड भी हैं। लगभग 6,700 फ्लाइट आवर्स के एक्सपीरियंस के साथ, और ज्यादातर एक्सपीरियंस बोइंग 737 पर ही है। वहीं फर्स्ट ऑफिसर वो काफी यंग है, उम्र 25 साल और लगभग 1500 घंटों का एक्सपीरियंस है। दोनों इस रूट में पहले भी उड़ान भर चुके हैं, इसीलिए कोच्चि का टेरेन, वेदर, रनवेज, ये उन्हें सब कुछ पहले से ही पता है।
केबिन में 142 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स यानी कि कुल मिलाकर 150 लोग इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। एयरबॉर्न होते ही प्लेन का फ्यूल एक्सपेक्टेड रेट के हिसाब से बर्न हो रहा है। अरेबियन सी के ऊपर क्रॉस करते समय दूर आसमान में हल्के से लाइटनिंग क्लाउड्स दिखाई देते हैं, लेकिन वेदर ओवरऑल मैनेजेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रू को ग्राउंड से मिलने वाली पहली रिपोर्ट में कोची का मौसम थोड़ा हेज और स्कैटर्ड क्लाउड्स बताया गया है, जो कि कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन कोची की तरफ से डिसेंट शुरू होते ही कॉकपिट में पहली बार हल्की सी टेंशन नजर आती है। काफी देर से क्रूज परफेक्ट चल रहा था, लेकिन जैसे ही एटीसी से लेटेस्ट वेदर मिलता है, फर्स्ट ऑफिसर एक नोट बनाते हुए बोलता है, सर विजिबिलिटी 3000 मीटर्स, धुंध बढ़ रही है। कैप्टन सिर्फ ओके विल मॉनिटर कहकर इंस्ट्रूमेंट्स पर ध्यान देने लगता है। क्लॉक के हिसाब से वक्त लगभग सुबह के 5:18 है जब बोइंग 737 कोची एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचता है। फ्यूल गेज अब क्लियरली दिखा रहे हैं कि 4844 किलो फ्यूल रिमेनिंग है। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं और इस फ्यूल में कंफर्टेबली लैंडिंग की जा सकती है और जरूरत पड़े तो 1-2 एक्स्ट्रा पैटर्न्स भी फ्लाई किए जा सकते हैं। इसी बीच एटीसी से क्लियरेंस आता है। जेट एयरवेज 555 क्लियर्ड ILS अप्रोच रनवे 27। रनवे 27 का ILS ऑपरेशनल है, यानी कि एयरक्राफ्ट को नीडल फ्लो करते हुए क्लाउड्स के अंदर से ही सीधा रनवे लाइनअप मिल जाएगा। एयरक्राफ्ट डिसेंट इनिशिएट करता है और कैप्टन ऑटो पायलट में लोकलाइजर और ग्लाइड स्लोप कैप्चर कर लेता है। नीचे पूरा एरिया मॉनसून के बाद भी डैम्प एयर से भरा हुआ है। मोटी धुंध है, बादल नीचे हैं और आंखों से कुछ भी क्लियरली स्पॉट नहीं हो रहा है। अल्टीमीटर स्टेडली नीचे आ रहा है। 1000 फीट, 800 फीट, 600 फीट। फर्स्ट ऑफिसर विंडशील्ड से बाएं और दाएं देखकर रनवे लाइट्स ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। डिसीजन हाइट लगभग 320 फीट पर आ रही है। एविएशन रूल बड़ा सिंपल सा है, अगर इस हाइट पर भी रनवे दिखाई नहीं दे रहा तो लैंडिंग अलाउड नहीं होती। फर्स्ट ऑफिसर सॉफ्ट टोन में बोलता है, अप्रोच मिनिमम्स। कैप्टन रिप्लाई देता है, कीप लुकिंग। एल्टीट्यूड 250 फीट गिर जाता है, लेकिन आगे सिर्फ सफेद धुंध नजर आ रही है। रनवे का कोई साइन नहीं मिलता। कैप्टन आखिरकार टोगा बटन्स प्रेस कर देता है और अनाउंस करता है, गो अराउंड फ्लैप्स 15। इंजन्स फिर से रोर करते हैं और एयरक्राफ्ट क्लाइंब करना शुरू कर देता है। ये इस फ्लाइट की पहली मिस्ड अप्रोच है। फर्स्ट ऑफिसर फ्यूल चेक करता है और कहता है, फ्यूल 4799। कोची एटीसी बताता है कि एक एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट ने भी कुछ वक्त पहले लो क्लाउड्स की वजह से लैंडिंग अबॉर्ट की थी। मौसम तेजी से और ज्यादा खराब हो रहा है। दोनों पायलट्स को अब ये साफ समझ में आने लगा है कि आज का लैंडिंग सीक्वेंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं होने वाला है। इसके बावजूद कुछ ही देर बाद वो सेकंड अप्रोच के लिए एयरक्राफ्ट को लेफ्ट साइड से वाइड आर्क में लेकर आते हैं। वेदर रिपोर्ट अपडेट होता है कि विजिबिलिटी और गिरकर 2500 मीटर्स रह गई है और लो क्लाउड्स रनवे की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं। कैप्टन फिर भी डिसाइड करता है कि चलो एक और अटेम्प्ट लिया जाए। फ्यूल अभी भी मैनेजेबल है और अगर इस बार रनवे की एक भी झलक मिल जाती है तो लैंडिंग पॉसिबल हो जाएगी। एक बार फिर से ILS कैप्चर होता है और ग्लाइड स्लोप स्टेबल रहता है। एयरक्राफ्ट जैसे जैसे नीचे आता है, विंडशील्ड पर सिर्फ चमकती हुई धुंध की थिक लेयर नजर आती है। डिसीजन हाइट दोबारा पास होती है। फर्स्ट ऑफिसर फिर से बोलता है, मिनिमम्स नो कांटेक्ट। कैप्टन एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और तुरंत अनाउंस करता है, गो अराउंड फ्लैप्स 15। और इस तरह से ये सेकंड मिस्ड अप्रोच है। इंजन्स फुल पावर पर आकर एयरक्राफ्ट को क्लाउड से ऊपर निकाल देते हैं।
फर्स्ट ऑफिसर तुरंत फ्यूल चेक करता है और कहता है फ्यूल 3919। यानी कि फ्यूल अब कंफर्टेबल मार्जिन में नहीं रहा। कैप्टन एटीसी से वेदर अपडेट मांगता है, लेकिन हर अपडेट पिछले वाले से भी वर्स होता जा रहा है। लो क्लाउड पैचेस रनवे को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। उसी समय एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान जो उसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था, रेडियो पर जानकारी देता है कि लो विजिबिलिटी की वजह से उसे रनवे की लाइट्स नहीं दिखाई दे रही हैं और वो भी सुरक्षित लैंडिंग नहीं कर पा रहा है। ये सुनते ही जेट एयरवेज के दोनों पायलट और ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। अब उनके सामने सबसे सुरक्षित और सही विकल्प यही था कि वो कोच्चि में लैंड करने का इरादा छोड़कर तुरंत अपने ऑल्टरनेट एयरपोर्ट बेंगलुरु की तरफ डाइवर्ट कर जाएं, जहां मौसम बिल्कुल साफ था। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। शायद एयरलाइन कंपनी का फ्यूल बचाने का दबाव था, या फिर पायलट्स को लग रहा था कि मौसम किसी भी वक्त ठीक हो सकता है, तो जाने से क्या ही फायदा। बस इसी उम्मीद में वो कोच्चि में ही थोड़ी देर और रुकने का फैसला कर लेते हैं। और शायद इसीलिए सेकंड गो अराउंड के बाद भी दोनों पायलट्स ये निर्णय लेते हैं कि वो होल्डिंग पैटर्न में जाकर कोच्चि एयरपोर्ट के ऊपर ही चक्कर लगाते रहेंगे और मौसम सुधरने का इंतजार करेंगे। यहीं से असली खतरा शुरू होता है। अब विमान कोच्चि शहर के ऊपर गोल गोल चक्कर लगाने लगता है, लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ विमान का ईंधन तेजी से जलता जा रहा होता है। और अगर आपको याद हो, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में फ्यूल कैलकुलेशन के बारे में आपको समझाया था, वही 750 किलो का होल्डिंग फ्यूल था जो कि सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही आपात स्थिति के लिए रखा जाता है। विमान पूरे 30 मिनट से ज्यादा समय तक होल्डिंग पैटर्न में उड़ता रहता है। बाहर से भले ही ये फैसला बड़ा ही सुरक्षित लग रहा हो, लेकिन असल में यही होल्ड एक साइलेंट किलर साबित होता है, क्योंकि इस आधे घंटे में फ्यूल लेवल खतरनाक तरीके से नीचे गिर जाता है और अब प्लेन में सिर्फ 3900 किलो फ्यूल ही बचा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए लगभग 3300 किलो फ्यूल की जरूरत होती है। यानी अगर इस वक्त उन्हें बेंगलोर जाना है तो बिना एक सेकंड गवाए तुरंत डाइवर्ट करना ही एकमात्र सुरक्षित रास्ता था। लेकिन इसी होल्डिंग के दौरान फर्स्ट ऑफिसर बोलता है, सर क्या हेज और घट सकती है? कैप्टन जवाब देता है, लेट्स वेट, मे बी वन मोर अटेम्प्ट। और फिर बस इसी उम्मीद में पायलट कोच्चि एयरपोर्ट पर एक और लैंडिंग अटेम्प्ट करने का फैसला ले लेते हैं। लेकिन यही तीसरा अटेम्प्ट अब बेहद खतरनाक बन चुका होता है, क्योंकि अगर वो भी फेल हो गया तो प्लेन बेंगलोर जाने की हालत में नहीं बचेगा। बादलों को चीरते हुए विमान एक बार फिर से नीचे उतरता है। 1000 फीट, 800 फीट, 500 फीट। लेकिन अभी भी कुछ भी दिखाई नहीं देता और एक बार फिर से लैंडिंग अटेम्प्ट फेल हो जाता है। अब विमान में सिर्फ 2644 किलो फ्यूल ही बचा है और इस फ्यूल के साथ तो प्लेन अब बेंगलोर तो बिल्कुल नहीं जा सकता। अब यहां से कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए रुककर पूरे सीक्वेंस को आसान भाषा में समझ लेते हैं, ताकि आपको साफ साफ पता चल सके कि ये प्लेन इस हालात में पहुंचा कैसे। देखिए, जब पहली बार प्लेन ने कोच्चि के लिए अप्रोच करना शुरू की थी, उस वक्त विमान में लगभग 4844 किलो फ्यूल मौजूद था। पहला लैंडिंग अटेम्प्ट फेल हुआ, पहला गो अराउंड हुआ और फ्यूल करीबन गिर कर रह गया 4699 किलो। दूसरी बार कोशिश की गई, लेकिन दूसरी अप्रोच भी फेल्ड रही। अब फ्यूल घटकर पहुंच गया लगभग 3919 किलो और फिर आया तीसरा गो अराउंड। तीसरी बार लैंडिंग की कोशिश नाकाम और अब विमान में सिर्फ 2644 किलो फ्यूल ही बचा हुआ था। यानी कि हर एक फेल अटेम्प्ट के साथ फ्यूल तेजी से नीचे गिरता चला गया और हालात हाथ से निकलते चले गए। यहां तक आने पर जहां ऑल्टरनेट एयरपोर्ट के रूप में पहले बेंगलुरु को तय किया गया था, वहां तक पहुंचने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड फ्यूल लगभग 3306 किलो होना चाहिए था, लेकिन अब फ्यूल सिर्फ 2644 किलो ही बचा था। यानी बेंगलोर तक सुरक्षित डायवर्जन के लिए फ्यूल अब पर्याप्त नहीं रहा और यही वजह है कि अब यह प्लेन किसी भी हालत में बेंगलोर तो नहीं जा सकता था।
अब हालात बिल्कुल साफ हो चुके थे। कोच्चि अब छोड़ना ही था और इधर बेंगलोर भी अब हाथ से निकल चुका था। कॉकपिट में कुछ सेकंड्स के लिए खामोशी छा जाती है और फिर कैप्टन रेडियो पर बोलता है, वी आर डाइवर्टिंग टू त्रिवेंद्रम। अब ये फैसला एक तरह से मजबूरी बन चुका था, क्योंकि बचे हुए फ्यूल के साथ अब सिर्फ त्रिवेंद्रम ही एकमात्र उम्मीद था। अब एयरक्राफ्ट कोच्चि की हवा को छोड़कर त्रिवेंद्रम की तरफ मुड़ चुका था। लेकिन यहाँ पर एक सच्चाई और थी जो इस डायवर्जन को और खतरनाक बना रही थी। त्रिवेंद्रम कोच्चि की ही तरह उसी कोस्टल बेल्ट पर स्थित है जहाँ मौसम मिनटों में बदल जाता है। हेज, लो क्लाउड्स और सडन विजिबिलिटी ड्रॉप यहाँ पे भी आम बात है। यानी जिस वेदर से बचने के लिए वो कोच्चि छोड़कर निकले थे, उसी तरह का मौसम त्रिवेंद्रम में भी उनका इंतजार कर रहा था। जबकि बेंगलुरु अंदरूनी जमीन पर स्थित है और वहां मौसम ज्यादा स्टेबल रहता है और खराब विजिबिलिटी की संभावना काफी कम होती है। यही वजह थी कि सेफ्टी के लिहाज से बेंगलुरु ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन था। लेकिन फ्यूल की मजबूरी ने पायलट्स को खतरनाक कोस्टल त्रिवेंद्रम की तरफ मोड़ दिया। लेकिन जैसे ही एयरक्राफ्ट हाफ वे पॉइंट पर पहुंचता है, त्रिवेंद्रम का लेटेस्ट वेदर ATIS मिलता है और ये अपडेट दोनों पायलट्स के होश उड़ा देता है। वेदर रिपोर्ट, विजिबिलिटी 1500 मीटर्स, हेज, लो क्लाउड्स। फर्स्ट ऑफिसर धीरे से बोलता है, सर, दिस इज वर्स देन एक्सपेक्टेड। कैप्टन थोड़ा पॉज लेकर बोलता है, हमारे पास कहीं और जाने के लिए फ्यूल नहीं है ऑफिसर। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट सामने आता है। त्रिवेंद्रम का ILS बंद है। आमतौर पर ILS सिस्टम प्लेन को ऑटोमेटिकली रनवे की लाइन में लाकर नीचे उतारने में मदद करता है, लेकिन इस बार त्रिवेंद्रम का ILS बंद है। मतलब ये हुआ कि अब ऑटो पायलट की मदद से रनवे तक सीधा उतरना मुमकिन ही नहीं है। पायलटों को आखिरी सेकंड्स में पूरी तरह से मैनुअली अपने अंदाजे और अनुभव से प्लेन को रनवे पर लाना पड़ेगा। ये वाकई कोच्चि से भी ज्यादा बुरे और खतरनाक हालात हैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब एयरक्राफ्ट त्रिवेंद्रम के पास डिसेंड करना शुरू करता है। कोस्ट लाइन के ऊपर लो मिस्ट लेयर दिखाई देती है और धीरे धीरे रनवे 14 की डायरेक्शन में सूरज की तेज रोशनी विजिबिलिटी को और कम कर रही है। फर्स्ट ऑफिसर कहता है, सर, सनलाइट स्ट्रेट अहेड ऑन रनवे 14। हम पहले रनवे 14 ट्राई करेंगे। दूसरी साइड से पोजीशन लेने का अभी कोई टाइम नहीं है। केबिन में सीट बेल्ट साइंस ऑन हो चुके हैं। ATC अनाउंस करता है, जेट एयरवेज 555, विजिबिलिटी 1500 मीटर्स, नो ILS, क्लियर्ड VOR अप्रोच रनवे 14। कैप्टन पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि ये प्रिसीजन अप्रोच नहीं है, यानी रनवे बिल्कुल नीडल स्ट्रेट लाइनअप नहीं करेगा। फ्यूल तेजी से बर्न हो रहा है और हर पासिंग मिनट उनके ऑप्शंस को और तेजी से खत्म कर रहा है। ATC का कॉल आता है, जेट एयरवेज 555, कंटिन्यू अप्रोच, रिपोर्ट रनवे इन लाइट। कैप्टन सिर्फ एक लाइन बोलता है, लेट्स होप हमें इस बार रनवे दिखाई दे। एयरक्राफ्ट MDA यानी मिनिमम डिसेंट एल्टीट्यूड के पास पहुंचता है। इस हाइट के नीचे एयरक्राफ्ट तभी डिसेंड कर सकता है जब रनवे दिखाई दे। एल्टीट्यूड ड्रॉप होता है 900 फीट, 800 फीट, 700 फीट। फर्स्ट ऑफिसर विंडशील्ड स्क्रब करता है, आंखें स्ट्रेन करता है, लेकिन सामने सिर्फ ग्रे व्हाइट हेज की एक सॉलिड वॉल दिखाई देती है। नो कॉन्टैक्ट, नो रनवे, गो अराउंड। कैप्टन एक सेकंड में डिसीजन लेता है, यस, गो अराउंड, फ्लैप 15। और एयरक्राफ्ट नीचे आते आते ही तेजी से ऊपर की तरफ क्लाइंब करना शुरू कर देता है। फर्स्ट ऑफिसर फिर से फ्यूल गेज देखकर बोलता है, फ्यूल 1324, सर, वी आर बिलो रिजर्व्स। गो अराउंड इनिशिएट होने के सिर्फ 40 सेकंड्स के बाद फर्स्ट ऑफिसर ATC को कॉल देता है, त्रिवेंद्रम टावर, जेट एयरवेज 555, मेडे 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 फ्यूल। यानी
फ्यूल इमरजेंसी अब ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुकी है। इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट को तुरंत प्रायोरिटी दी जाए, बाकी के ट्रैफिक को हटा दिया जाएगा और इस फ्लाइट को अगले अटेम्प्ट में ही लैंड करना ही होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंजन्स फ्यूल स्टार्वेशन की वजह से बंद हो सकते हैं। टावर का रिप्लाई आता है, जेट एयरवेज 555, हमने आपका मेडे सुन लिया है। आप तुरंत रनवे 14 पर लैंडिंग के लिए लौट आइए। रनवे की लाइट्स पूरी ब्राइटनेस पर कर दी गई हैं। सारे इमरजेंसी व्हीकल्स तैयार खड़े हैं। पैसेंजर्स में एक साइलेंट पैनिक फैल चुका है क्योंकि एयरक्राफ्ट पिछले 1 घंटे से ज्यादा समय से क्लाउड के बीच ऊपर नीचे घूम रहा है। कई लोग विंडोज से बाहर झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ फॉग और क्लाउड्स ही दिखाई देते हैं। एयरक्राफ्ट अब एक और अटेम्प्ट लेने जा रहा है, आज का 5th अटेम्प्ट। कैप्टन योक को हल्का सा राइट प्रेशर देता है और एयरक्राफ्ट को विजुअल पैटर्न में ले आता है। प्रॉब्लम अभी वही की वही पुरानी है, विजिबिलिटी बिल्कुल बेकार है। फर्स्ट ऑफिसर फिर से विंडशील्ड के लेफ्ट साइड से रनवे की झलक ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। एयरक्राफ्ट अब फाइनल टर्न ले रहा है और फ्लैप्स फर्दर एक्सटेंड किए जा रहे हैं। कैप्टन अनाउंस करता है, कैबिन क्रू बी सीटेड। इस लाइन का एक्चुअल मीनिंग कैबिन क्रू को बहुत अच्छी तरह से पता है। ये एक तरह से संकेत है कि सिचुएशन खतरनाक है। एयरक्राफ्ट फाइनल अप्रोच पर आता है। फर्स्ट ऑफिसर रनवे लाइट्स को स्कैन करता है। फिर से वही प्रॉब्लम, सर आई डोंट हैव विजुअल, रनवे नॉट इनसाइड। कैप्टन एयरक्राफ्ट को स्लोप पर रखता रहता है, लेकिन डिसेंट थोड़ा अनस्टेबल महसूस हो रहा है। एल्टीट्यूड तेजी से गिर रहा है। 900 फीट, 700 फीट, 500 फीट। फर्स्ट ऑफिसर थोड़ा चिल्लाते हुए बोलता है, सर हम थोड़ा ऊपर हैं और रनवे की लाइन से थोड़ा सा राइट साइड चले गए हैं। कैप्टन ये सुनते ही डिसीजन लेता है और अनाउंस करता है, गो अराउंड। ये इस फ्लाइट का 5वां गो अराउंड है और त्रिवेंद्रम में दूसरा। इंजन्स रॉर करते हैं और एयरक्राफ्ट फिर से क्लाइंब करना शुरू करता है। फर्स्ट ऑफिसर तुरंत फ्यूल चेक करके अनाउंस करता है, फ्यूल 898। कैप्टन यहाँ पे अपने हेडसेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर देता है, जैसे एक मोमेंट के लिए दुनिया की सारी आवाजें म्यूट करके सोचने की कोशिश कर रहा हो। एटीसी पूछता है, जेट एयरवेज 555, कंफर्म गोइंग अराउंड। फर्स्ट ऑफिसर कंफर्म करता है, अफर्म गोइंग अराउंड, फ्यूल क्रिटिकल। इमरजेंसी सर्विसेज रनवे के साइड लाइंस पर मूव करते हुए फायर एक्सटिंग्विशर्स रेडी कर रहे हैं। ग्राउंड पर हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी हो सकता है। कॉकपिट में कैप्टन एक डीप एक्सेल लेता है और सिर्फ एक लाइन बोलता है, ये सही नहीं है, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। फर्स्ट ऑफिसर कहता है, सर हमारे पास शायद सिर्फ 1 राउंड का फ्यूल बचा है या ज्यादा से ज्यादा 2। लेकिन कैप्टन को पता है कि मिनिमम 2 का मतलब प्रैक्टिकली सिर्फ एक ही का चांस है। 5th गो अराउंड के बाद बचा हुआ फ्यूल ऑलरेडी क्रिटिकल जोन में था और अब एयरक्राफ्ट को तीसरी बार त्रिवेंद्रम रनवे 14 के लिए लाइन अप करना है, वो भी बिना किसी विजुअल गारंटी के। कैप्टन इस बार छोटा सा राउंड लेता है ताकि जल्दी से मुड़कर सीधे फाइनल अप्रोच पर आ सके। फर्स्ट ऑफिसर बस लगातार रडार अल्टीमीटर देख रहा है। एल्टीट्यूड ड्रॉप हो रहा है। 1200 फीट, 1000 फीट, 900 फीट। रनवे फिर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फर्स्ट ऑफिसर थोड़ा टेंस होकर बोलता है, सर हम अभी भी ज्यादा ऊपर हैं, हमें और फास्ट नीचे उतरना पड़ेगा। कैप्टन डिसेंट रेट बढ़ा देता है, लेकिन इससे प्लेन स्लाइटली नोज हाई कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, जो अनस्टेबल अप्रोच का एक क्लासिक साइन होता है। 700 फीट पर फर्स्ट ऑफिसर फिर से बोलता है, हम रनवे की सीध में नहीं हैं सर, हम बहुत ऊपर हैं और रनवे तो अभी तक दिख भी नहीं रहा। और यही वो मोमेंट है जहां एक एक्सपीरियंस्ड पायलट का दिमाग जजमेंट और इंस्टिंक्ट के बीच स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेता है। 1 सेकंड में कैप्टन के दिमाग में हजारों कैलकुलेशंस और थॉट्स दौड़ते हैं और वो बिना देर किए अनाउंस कर देते हैं, गो अराउंड। ये 6th गो अराउंड है। इंजन्स फिर से फुल पावर पर आते हैं।
और एयरक्राफ्ट चक्कर लगाते हुए एक और फेल्ड लैंडिंग अटेम्प्ट के साथ क्लाउड में खो जाता है। फर्स्ट ऑफिसर फ्यूल गेज देखकर फ्रीज हो जाता है। फ्यूल 662। यानी सिर्फ 662 किलो। ये नंबर्स देखते ही दोनों पायलट समझ जाते हैं कि अब बस 5 से 7 मिनट का ही फ्यूल बचा है। कोई ऑल्टरनेट नहीं बचा, कोई बैकअप प्लान नहीं है। बेंगलुरु तो बहुत पहले ही आउट ऑफ रेंज हो चुका है और त्रिवेंद्रम में भी रनवे दिखाई नहीं दे रहा। इस मोमेंट पर कैप्टन सिर्फ एक लाइन बोलता है जो पूरे कॉकपिट का माहौल बदल देती है। अगला अटेम्प्ट लास्ट है, अब गो अराउंड का ऑप्शन नहीं है। अगर इस बार लैंडिंग नहीं हुई तो फिर हम नीचे गिर जाएंगे। अब एयरक्राफ्ट में लिटरली जीरो मार्जिन बचा है। अब अगर एक और अटेम्प्ट अनस्टेबल हो गया या रनवे 1 सेकंड देर से दिखाई दिया या एंगल गलत हुआ तो इंजन्स में फ्यूल खत्म होते ही प्लेन सीधा नीचे क्रैश कर जाएगा। एटीसी इमरजेंसी व्हीकल्स को फिर से रीपोजिशन करता है। फायर ट्रक्स, एम्बुलेंसेस, डिजास्टर टीम्स सब रनवे पर रेडी खड़े हैं। टावर का कॉल आता है। जेट एयरवेज 555, ध्यान से सुन लीजिए, आपको हर हाल में अगले अटेम्प्ट में ही लैंड करना होगा। कैप्टन एक गहरी सांस लेता है और फर्स्ट ऑफिसर अपने ग्लव्स एडजस्ट करता है। दोनों जानते हैं कि यही फाइनल अटेम्प्ट है। यही अटेम्प्ट डिसाइड करेगा कि 150 लोग जिंदा रनवे तक पहुंचते हैं या एयरक्राफ्ट हवा में फ्यूल खत्म होने के बाद गिर जाता है। फ्लाइट 555 अब उस फेज में एंटर हो चुकी है जहां सिर्फ एक छोटी सी गलती, एक मिस अलाइनमेंट या 1 सेकंड का डिले सबका एंड बन सकता है। कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर से कहता है, हम रनवे 14 पर फिर से ट्राई नहीं करने वाले। ना हाइट बची है ना टाइम। अब सीधा रनवे 32 की तरफ मुड़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफिसर शॉक में 1 सेकंड के लिए रुक जाता है क्योंकि रनवे 32 ऑपोजिट डायरेक्शन में है और उसके लिए एयरक्राफ्ट को अल्ट्रा लो एल्टीट्यूड पर एक टाइट 180 डिग्री का टर्न लेना पड़ेगा। ये मैनूवर आमतौर पर अलाउड नहीं होता, लेकिन इस वक्त रूल्स का प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं रह गया है। कैप्टन बैंक एंगल को अग्रेसिवली इंक्रीज करता है। एयरक्राफ्ट लेफ्ट में झुककर सिटी के ऊपर लो एल्टीट्यूड पर एक शार्प टर्न लेता है और इसी बीच कॉकपिट में सबसे खतरनाक चीज शुरू होती है। EGPWS अलार्म्स बजने लगता है। टेरन, टेरन, पुल अप, पुल अप। सिस्टम लगातार वार्निंग दे रहा है कि एयरक्राफ्ट ग्राउंड या बिल्डिंग्स के बेहद करीब आ चुका है। फर्स्ट ऑफिसर तुरंत एक बोल्ड डिसीजन लेता है और टेरेन इनहिबिट बटन प्रेस कर देता है। इस मूवमेंट के बाद कॉकपिट बिल्कुल शांत हो जाता है। अब एयरक्राफ्ट के पास ना कोई ऑटोमेटेड वार्निंग है, ना कोई गाइडिंग सिग्नल। बस इन दोनों पायलट्स का एक्सपीरियंस, उनका गेस वर्क और लास्ट अलाइनमेंट ही बचा है। कैप्टन बैंक एंगल से एयरक्राफ्ट को सीधा करने की कोशिश करता है। फर्स्ट ऑफिसर अल्टीमीटर देखकर कॉल आउट्स देता है। 700 फीट, 680, 650। विंडशील्ड के सामने सिर्फ ग्रे धुंध का एक मोटा कॉटन क्लाउड नजर आ रहा है। रनवे लाइट्स का एक भी बल्ब दिखाई नहीं दे रहा। ग्राउंड कहाँ है, रनवे किस डायरेक्शन में है, सब कुछ अंदाजे पर चल रहा है। जब फर्स्ट ऑफिसर का पेशेंस टूट जाता है और वो पैनिक में पूछता है, सर रनवे है कहाँ? डू यू सी एनीथिंग? जस्ट गोइंग ब्लाइंडली। एल्टीट्यूड कॉल आउट्स आते हैं। 500 फीट, 450, 400, फ्यूल 480 kg, 470, विजिबिलिटी 0। केबिन के अंदर लोग सीट्स को कसकर पकड़े हुए हैं। हॉस्टेसेस केबिन में स्ट्रेच पोजीशन ले चुकी हैं। उन्हें भी नहीं पता कि अगले 10 सेकंड्स में क्या होने वाला है। कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर फिर से बोलता है, स्टिल नथिंग इनसाइड सर। कैप्टन फिर भी डिसेंट मेंटेन करता रहता है और कहता है, हम सही लाइन पर आ गए हैं, स्पीड को स्टेबल रखो। और तभी एक चमत्कार होता है। फॉग के बीच से 1 सेकंड के लिए दूर कहीं हल्की सी 2 व्हाइट लाइट्स ब्लिंक करती हुई दिखाई देती हैं। फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाते हुए कहता है, रनवे सर, आई सी थ्रेशोल्ड लाइट्स।
कैप्टन माइक्रो एडजस्टमेंट्स करता है, स्लाइट लेफ्ट रडर, नोज डाउन करेक्शन, एल्टीट्यूड तेजी से नीचे आ रहा है, 200 फीट, 150, 120। अब यहाँ पे जाके फॉग थोड़ा सा क्रैक होता है और अचानक से रनवे सेंट्रल लाइन की ब्राइट व्हाइट लाइट्स फुल क्लैरिटी में सामने आ जाती हैं। कैप्टन फाइनल फ्लेयर देता है। एयरक्राफ्ट का अगला हिस्सा थोड़ा सा स्टिफ जॉल्ट के साथ रनवे को टच करता है। रिजर्व थ्रस्ट डिप्लॉय होते हैं। एयरक्राफ्ट सेंट्रल लाइन पर स्ट्रेट रोल करता है, स्पीड ड्रॉप होती है। एयरक्राफ्ट स्लो होता है और फाइनली प्लेन सही सलामत हालत में रनवे पर रुक जाता है। रनवे 32 पर एयरक्राफ्ट के रुकते ही केबिन के अंदर कुछ सेकंड्स के लिए एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कुछ पैसेंजर्स शॉक में चुपचाप बैठे रहते हैं। क्रू तुरंत फोन से कॉकपिट को कॉल करता है और पूछता है, Sir, we are safe? कैप्टन फाइनली एक ठंडी सांस लेकर जवाब देता है, Yes, we are on the ground. रेस्क्यू व्हीकल्स एयरक्राफ्ट के आसपास आ चुके हैं, लेकिन पायलट अनाउंस करता है कि इवैक्यूएशन की जरूरत नहीं है। इंजन्स शट डाउन होते ही फ्यूल गेज का फ्यूल नंबर फ्रीज हो जाता है 349 kg। ये वो फ्यूल क्वांटिटी है जो किसी भी बोइंग 737 को टैक्सी करने के लिए भी काफी नहीं होती है। यानी अगर लैंडिंग के वक्त एयरक्राफ्ट थोड़ा सा लेट डिसेंड करता या रनवे 1 सेकंड के लिए भी मिस हो जाता तो इंजन्स हवा में ही बंद हो जाते हैं। लैंडिंग के कुछ मिनट्स के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स रनवे पर पहुंच जाते हैं। इस इंसिडेंट को रूटीन डायवर्जन नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक सीरियस इंसिडेंट डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट लीगली रिक्वायर्ड मिनिमम फ्यूल से बहुत नीचे लैंड हुआ था और लैंडिंग के दौरान मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम्स को इग्नोर किया गया था। कुछ मीडिया हाउसेस कैप्टन को हीरो कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन एविएशन रेगुलेटर्स इस कहानी को अलग नजरिए से देख रहे थे। इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही सबसे पहला शॉकिंग पॉइंट सामने आता है बचे हुए फ्यूल का, क्योंकि रेगुलेशंस के हिसाब से फाइनल रिजर्व मिनिमम 1500 kg होना चाहिए। इंक्वायरी टीम फिर पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को ब्रेक डाउन करती है और उन्हें कुछ क्रिटिकल मिस्टेक्स सामने दिखने लगती हैं। सबसे पहला, डिलेड डायवर्जन। कैप्टन को सेकंड अटेम्प्ट फेल होते ही बेंगलोर डाइवर्ट करना चाहिए था, जहां क्लियर वेदर था, लेकिन उन्होंने एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लिया, फिर 30+ मिनट्स होल्ड किया, जिसने फ्यूल मार्जिन हद से ज्यादा कम कर दिया। दूसरा, ऑल्टरनेट एयरपोर्ट चॉइस। कोच्चि फेल होने के बाद सेफेस्ट ऑप्शन फिर भी बेंगलोर ही था, लेकिन फ्यूल बचाने के चक्कर में उन्होंने त्रिवेंद्रम चुना, जहां ILS डाउन था, विजिबिलिटी लो थी और रनवे 14 सन ग्लेयर की वजह से और मुश्किल बन गया था। तीसरा, कोच्चि ATC ने पायलट्स को TRV का अपडेटेड वेदर टाइम पर नहीं बताया। पायलट्स को लगा कि TRV में विजिबिलिटी 3000 मीटर्स है, जबकि रियल विजिबिलिटी उससे आधी रह गई थी। ये अपडेट उन्हें डाइवर्ट करने के बाद मिला और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चौथा, अनरिस्ट्रिक्टेड अटेम्प्ट्स। जेट एयरवेज के SOPs में मैक्सिमम लैंडिंग अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं थी। कई एयरलाइंस में रूल होता है कि 2 से 3 गो अराउंड के बाद डायवर्जन मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन जेट एयरवेज में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और इसी वजह से कैप्टन ने टोटल 6 गो अराउंड कर लिए, जो एक एक्सट्रीमली रिस्की चेन बन गया। इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करती है कि ब्लेम किसी एक इंसान पर नहीं जाता, ये पूरे सिस्टम का फ्लॉ था। पुअर जजमेंट, वीक SOP डिजाइन, कम्युनिकेशन गैप्स और तेजी से बदलती वेदर, इन सब चीजों को देखते हुए दोनों पायलट्स को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। जेट एयरवेज को भी नई गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करने का ऑर्डर दिया गया, जिसमें गो अराउंड्स की लिमिट, बेहतर डाइवर्जन डिसीजन ट्रेनिंग, फ्यूल मैनेजमेंट SOPs का कंप्लीट ओवरहॉल और क्रू रिसोर्सेज मैनेजमेंट के स्ट्रॉन्गर प्रोटोकॉल शामिल थे। दोस्तों, इस कहानी की एक सिनेमैटिक साइड भी है। अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 इसी केस से इंस्पायर्ड है। 150 लोगों का जिंदा रनवे तक पहुंच जाना एक मिरेकल था।
लेकिन इसी मिरेकल ने इंडियन एविएशन को एक बड़ा वेकअप कॉल दे दिया। उसी की बदौलत आज फ्यूल पॉलिसी और डाइवर्जन एसओपीज पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।